कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो 5 राज्यों के चुनाव ने ये बिल्कुल इवन लेमैन के दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई कि बीजेपी और आरएसएस ने पूरी बेईमानी करके और ईवीएम को अपने हक में इस्तेमाल करके ये सारा इन्होंने किया है। कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया है बिल्कुल झूठ है, कोई सत्यता से परे है बिल्कुल। लेकिन आरएसएस झूठ पर टिका हुआ है, पूरा आरएसएस झूठ का पुलंदा है। तो इसको उन्हें मालूम था कि 10 को इलेक्शन होंगे और तुरंत लोग हंगामा करेंगे, पूरे देश में हंगामा हो जाएगा, नंगे हो जाएंगे। इसलिए इनकी प्लानिंग थी 11 को इस फिल्म को दिखाया जाने। कश्मीर के इतिहास में अगर आतंकवादियों ने किसी ने मारे हैं तो सिर्फ 89 ये मरे हैं, 89 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। लेकिन गैर मतलब पंडित जो ज़्यादातर मुसलमान ही हैं 1524 मारे गए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त पूरे देश में सोशल मीडिया पर जब आप होंगे तो बस एक ही चीज़ नज़र आएगा और वो है द कश्मीर फाइल। और नज़र क्यों ना आए जब फिल्म का प्रमोशन भारत के प्रधानमंत्री सदन में करने लग जाएं और कई मंत्री और तमाम पूरा तंत्र जब इस पर लग गया और पूरे चैनलों में डिबेट इस वक्त इसी पर हो रहा है, द कश्मीर फाइल। कई जगह जो आर्टिस्ट हैं इसके अनुपम खेर और अग्निहोत्री ये गले भी मिल रहे हैं, कभी पल्लवी जोशी, ये सारे लोग, कहीं रोने का ड्रामा हो रहा और तरह तरह के ड्रामे हो रहे हैं। कुल मिलाकर यह भी आज बताया गया कि भारत के सबसे ज़्यादा कमाई वाला ये फिल्म हो चुका आज। यानी इतनी कमाई हो गई है कि अब तक किसी फिल्म ने इतना कमाई नहीं किया था। बहरहाल, लेकिन है क्या द फाइल, कश्मीर फाइल, और कितना सच है कितना झूठ है, क्यों प्रमोशन इसका हो रहा है, क्यों प्रचार हो रहा है, बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ देश के जाने माने विद्वान हैं, तमाम प्रश्नों का तर्क संगत उत्तर देते हैं, उदाहरण, हवाला, किताब सब कुछ रखते हैं साथ में। अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह हैं, अक्सर आप सुनते रहते होंगे। मैं आज आया हूँ इन्हीं सब सवालों को लेकर। सर, द कश्मीर फाइल पे नज़र तो आपकी पड़ी गई होगी क्योंकि सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, कुछ उसकी झलकियाँ भी आपने देखी होंगी। क्या लगता है इसको जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, जिस तरह से पेश किया जा रहा है, तो पहला सवाल कि ये कितना फैक्ट है, सही है, क्या है ये? गुलाम सरवर साहब, सबसे पहले में जो ये फिल्म दिखाई जा रही है इसका जो शुरुआत होनी थी 11 तारीख को दिखाया जाना था इसको, 11 मार्च को दिखाया जाना था इसको। ये इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो निश्चित तौर से कभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव ने ये बिल्कुल इवन लेमैन के दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई कि बीजेपी और आरएसएस ने पूरी बेईमानी करके और ईवीएम को अपने हक में इस्तेमाल करके ये सारा इन्होंने किया है। ईवीएम एक्सपोज हो रही थी, ये ईवीएम के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन की भी तैयारियां हो रही थी और पहली मर्तबा मतलब ये तमाम पार्टियां जो तमाम वीडियो मार्केट में आए, ईवीएम के साथ जो कुछ हुआ, चाहे वाराणसी का हो, मतलब ये गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। उस एक्सपोजर से बचने के लिए, और इन्हें मालूम था, अच्छा, उस चर्चा पे विराम लगाने, जी, इन्हें मालूम था बीजेपी को और इनको सारे जो लीडर हैं और पूरे यहाँ तक पूरे ब्राह्मण समाज को ये मालूम था कि ईवीएम के बगैर बीजेपी का सत्ता में बना रहना संभव नहीं है। क्योंकि ये आप देखिए कि कोरोना के नाम पर 40 लाख लोग मरवा दिए गए, इंटेंशनली मरवाई गई। मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ये भी माना जाए कि इन्होंने नहीं मारे तो इनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी इतनी लचर थी कि लोग मारे गए। और बाकी मीडिया ने इतना दुष्प्रचार किया कोरोना का कि लोग दहशत से मरे। 40 लाख लोगों को मरवाने वाला प्राइम मिनिस्टर, 40 लाख लोगों को मरवाने वाला होम मिनिस्टर, तो ये सारा फिर कैसे लोग इसको बीजेपी को वोट देते? लोग दम तो तोड़ रहे हैं और लाशों के ढेर लग गए और लाशें उसमें कहीं पानी में तैरती हुई लाशें लोगों ने देखी, कहीं रेत में दबी हुई लाशें देखी लोगों ने। तो कैसे गुस्सा नहीं आएगा लोगों को? पूरा गुस्सा था। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी खुद भी इस इलेक्टोरल प्रोसेस में था। कहीं भी बीजेपी की गाड़ियों को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा था, दूर खड़ी करके आते थे तब जाते थे।
इन पर पथराव हुए, मारे गए, और कितने लोग उसमें इसी कोरोना के जरिए पहली लहर जो बताते हैं उस समय लाखों मतलब लोग वैसे मर गए, पैदल चलते चलते मर गए, गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं की। तो इस ऐसे माहौल में बेरोजगारी इतनी हो गई कि बेरोजगारी तो आप समझिए चरम पर है, महंगाई चरम पर है। तो इन हालातों में बीजेपी को वोट मिलने वाला नहीं था। गांव-गांव में इनको जूते पड़ रहे थे। यहाँ तक कि इसमें ये एक बागपत की घटना मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर माननीय वो आपके रक्षा मंत्री जी गए थे चुनाव प्रचार में, तो उन पर जूते पड़े। उनका खुद का बयान था कि भाई वोट देना या मन देना, जूते तो मत मारो। और जिन भाजपा के नेताओं पर जूते पड़ रहे हों और खुद उनको कहना पड़ा है, इस बात को क्लेम करना पड़ा है कि भाई जूते मत मारो, वोट देना या मत देना, तो इस हालात में कौन सा शहरी, कौन सा सिटीजन इनको बीजेपी को वोट करता। ईवीएम के अलावा इनके पास ये 2014 में ईवीएम से आए, ईवीएम मैनेज हुई, सैयद शुजा ने सारा एक्सपोज कर दिया, डांडिया और सैयद शुजा ने इनके लिए काम किया था। उस समय उन्होंने बाकायदा क्लेम किया। और देखिए 17 का इलेक्शन, 17 में भी कहीं कोई इनका नहीं था। नोटबंदी का कहर था उस समय, नोटबंदी के कहर से लोग त्रस्त, एक ही साल हुआ ही था। हाँ वो एक ही साल हुआ था, लोग परेशान हो गए थे, छोटा व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक सब लोग परेशान हुए। ऐसी हालात में बीजेपी को वोट मिलने वाला नहीं था। ये मशीन है, ईवीएम मशीन, थोड़ा लीक से हटके में थोड़ा ये पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है कि उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि ये ईवीएम में चिप है, और चिप को ये जो है किस तरह से मैनेज किया जाता है, प्रोग्रामिंग होती है। चिप में जैसी प्रोग्रामिंग करेंगे उस तरह का आप रिजल्ट देगी। प्रोग्रामिंग से भी पूरा नहीं हुआ तो ईवीएम की अदला बदली हुई, बड़े बरेली में पकड़ा गया, इसमें ये बनारस में पकड़ेगी और कई जगह पकड़ी गई, और लोग वहाँ सोते रहे। कहीं लोगों ने पहरेदारी की, वहाँ वो बच गए। तो ऐसी हालात में क्या कोई समझता, कोई ऐसा कोई बेगैरत आदमी होगा जो बीजेपी को वोट देगा? मैं नहीं समझता। मैं खुद इलेक्शन में था और मैंने काफ़ी यूपी को मैंने कवर किया था, मेरे और भी कैंडिडेट थे, लेकिन कहीं भी बीजेपी का नामो निशान नहीं था। लेकिन धन्य हो ईवीएम और मोदी, अमित शाह, इन्होंने किस तरह से खुला नंगा नाच किया, बेशर्मी की सारी हदें पार की गवर्नमेंट ने, और उसको करके। और यहाँ तक कि देखिए कि मेरे जैसा पॉपुलर आदमी, जहाँ गांव-गांव के पूरे गांव-गांव के वोट पड़े हैं, सिर्फ 226 वोट दिखाए गए मुझे। उन्हें मालूम था कि अगर भाई तेज सिंह को यहाँ से प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ से ये मायावती भी 1989 में वहीं से बिजनौर से प्रोजेक्ट हुई थी, तो मुझे कहीं मेरा हौसला न तोड़ने के लिए सिर्फ 226 वोट दिखाए। आप मेरे साथ थे, आपने देखा कि गांव के गांव लोग मेरे साथ में। आज भी आप अपने बच्चों की कसम खा के वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने पूरे गांव के लोगों ने भाजपा को, हमने भाई तेज सिंह को वोट दिया है। मैं बागपत भी कवर करने गया था, जो आपने जिक्र किया, कहीं माहौल नहीं था, उस सीट भाजपा जीत गई। 226 वोटों और 260 बूथों पर मुझे जीरो दिखा गया। ये तो पॉसिबल नहीं है, गलती से भी उंगली दब जाती है कहीं किसी की। तो 260 बूथों पर मुझे जीरो दिखाया गया। कितनी बड़ी बदमाशी! ये सिर्फ अम्बेडकरवाद इनके निशाने पर था। अम्बेडकरवाद को ध्वस्त करना और सांप्रदायिक ताकतों को भी ध्वस्त करना इनका निशाना था। सारा ईवीएम का खेल हुआ है, और उस ईवीएम के खेल को आज बच्चा बच्चा जान गया, और बच्चा बच्चा बोल उठा इसके ऊपर। बड़े से छोटे से लेके बड़ा नेता तक जो भी है, पॉपुलर नेता है, सब ईवीएम के खिलाफ बोले। 2009 में सबसे पहले मैं भाई तेज सिंह बोला। आज भी मेरे पास अखबार की कटिंग रोक के रखी है, बिजनौर से मैं चुनाव लड़ा था उस समय, सारी वहाँ से मशीनों की शुरुआत हुई, पूरा देश और दुनिया बोली। तो ऐसे ईवीएम में ये घिर गई थी ये इलेक्शन कमीशन, बेईमान इलेक्शन कमीशन और बेईमान ये मंत्री, प्रधानमंत्री बेगैरत। जब ये फंस गए और बच्चा बच्चा चिल्लाने लगा कि ईवीएम के जरिए इन्होंने बदमाशी की है, तो अब उस पर पर्दा डालने, इन्हें मालूम था, पूरे ब्राह्मणों को मालूम था, मतलब हंगामा होगा ईवीएम पे। ये खुला नंगा नाच हुआ, तो उस पर इन्हें मालूम था हंगामा होगा। तो इसलिए बैल प्रांत था कि 10 को काउंटिंग, 11 को द कश्मीर काउंट, 10 को काउंटिंग और 11 को द कश्मीर फाइल। तो ये किस तरह से बैल प्लान इन्होंने किया कि उन्हें मालूम था हंगामा होना है। नंगे हो गए थे, पूरा ब्राह्मणवाद नंगा हो गया, सामंतवाद नंगा हो गया, पूंजीवाद नंगा हो गया। और मोदी अमित शाह तो ये बेगैरत लोग हैं, इनको तो अब मतलब किसी तरह से वहाँ रहने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन आरएसएस झूठ पर टिका हुआ है, पूरा आरएसएस झूठ का पुलंदा है। तो इसको उन्हें मालूम था कि 10 को इलेक्शन होंगे और तुरंत लोग हंगामा करेंगे, पूरे देश में हंगामा हो जाएगा, नंगे हो जाएंगे। इसलिए इनकी प्लानिंग थी 11 को इस फिल्म को दिखाया जाना, इसीलिए मंत्री लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रयोग कर रहे हैं उस ईवीएम पर पर्दा डालने के लिए। लेकिन ईवीएम पर गुलाम सरवर साहब, ईवीएम पर पर्दा डालने वाला नहीं है। हम लोग भी प्लान कर रहे हैं। हम तो मतलब आखिरी दम तक, जब तक ईवीएम नहीं हट जाएगी तब तक हमने चैन से बैठने देंगे ना, कौम को बैठने देंगे। हम भी प्लानिंग कर रहे हैं। और रही बात
कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया है बिल्कुल झूठ है, कोई सत्यता से परे है बिल्कुल। मेरा कश्मीर से बहुत बड़ा ताल्लुक है, मैं 2006 से कश्मीर में आ जा रहा हूँ। आपकी तो पूरी यूनिट है कश्मीर में, आप तो आज पार्टी है, आपको मालूम है कि करीब 15-20 लोग मेरे वहाँ मेन लीडर थे, वो मेरे चुनाव प्रचार में भी आए थे, वो भी घर घर गए हैं। तो वो वहाँ मेरी यूनिट है उसमें। तो निश्चित तौर से मैंने जाना है, आम लोगों से जाना, भाई क्या पूरा कश्मीर को पढ़ा, मैंने लोगों से पूछा, पड़ताल की मैंने, तो निश्चित तौर पर कहीं आतंकवाद नहीं था। 19 जनवरी 1990 को जब माननीय उस समय के जो प्रधानमंत्री साहब थे बीपी सिंह, जिन्हें सेकुलर प्रधानमंत्री कहा जाता है, मोस्ट सेकुलर, तो उन्होंने इनको जगमोहन को भेजा। और ये जगमोहन कौन था? जिसने डीडीए का वाइस चेयरमैन रहते हुए उसमें जो घनी आबादी थी हमारी तुर्कमान गेट की मुसलमान भाइयों की, वहाँ बुलडोजर चलवाया था। वाइस प्रेसिडेंट था डीडीए का। कारनामा दिखा चुका था बुलडोजर। 22 मतलब 1976 में ये बहैसियत वाइस चेयरमैन डीडीए, इसने वहाँ तुर्कमान गेट में बुलडोजर चलवाया, किसी की सुनी नहीं और किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो वो इस तरह से करके ये एक तरह से एक कातिल आदमी को इन्होंने भेजा। और वहाँ जाते ही वहाँ क्या हुआ, एक जगमोहन प्लान तैयार हुआ। जगमोहन ने प्लान तैयार किया और इसने वहाँ जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, जो बड़े सुकून से रह रहे थे, मिलके रह रहे थे एक साथ, कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित, कोई वहाँ लफड़ा नहीं था आपस में, कोई एक दूसरे के साथ उठना बैठना खाना वाना सब कुछ चलता था। तो और शादी ब्याह में भी सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, कोई कभी कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन जगमोहन ने उनको क्यों किया कि भाई ऐसा है कि हमें कश्मीर खाली करवाना है और हम इस पर बमबारी करेंगे, इस तरह से करके इसको तहस नहस कर देंगे, या तो ये भाग जाएंगे मुसलमान या मारे जाएंगे। तो ऐसी हालत में आप भी इसकी चपेट में ना आ जाएं, तो जगमोहन प्लान के तहत उनको बाहर किया गया, उनको बाहर भेजा गया। एक रात में 40 लाख मतलब 4 लाख लोग कैसे कश्मीरी पंडित बाहर हो गए, जो बगैर गवर्नमेंट की उसके नहीं हो सकते थे। एक रात के अंदर 4 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से भगाए गए, कश्मीर से उनको किया गया भगाए गए या निकाले गए? निकाले गए भाई आप निकल जाओ, बाद में आ जाना। और उसके बाद 19 जनवरी इसको 1990 को जैसे ही जगमोहन साहब चार्ज लेते हैं कश्मीर का एज गवर्नर, तो 19 जनवरी को आप देखिए कि ये है कदाला, ये गांव कदाल है, उसमें 55 लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जा रहा, आम शहरी मारे जा रहे हैं। 25 जनवरी कश्मीरी ब्राह्मण से हटकर, हाँ नहीं कश्मीरी ब्राह्मण तो वहाँ निकाल गए। एक और मैं आपको डिटेल दूंगा। गांव कदाल में 55 लोग मारे गए। 25 जनवरी 1990 को हंदवारा में 21 सिविलियन को बीएसएफ ने मार दिया 21 शहरियों को। और 1 मार्च 1990 को जकूरा टैंकपुरा में 33 लोग मारे गए। और 21 मई को इस्लामिया कॉलेज के पास में जो मौलाना मोहम्मद मीर वाइज जिनका जनाजा निकल रहा था, उस जनाजे पर फायरिंग हुई और उसमें 50 मुसलमान मारे गए। ये सारी जो हरकतें थीं इसकी, जगमोहन की, ये हरकतें इस फिल्म में नहीं दिखाई गई। इन्होंने को दिखाना था जब कश्मीरी पंडित वहाँ इन्होंने छोड़े ही नहीं, रहे नहीं, तो किस बात का। और अफवाहें फैलाई गई कि मुसलमान मार रहे हैं, झूठे कॉल आए, इस तरह से किया। सारा मैंने पूरी स्थिति का जायजा लिया, तो कहीं कोई नहीं मारा गया। अब तक मैं कह रहा हूँ कश्मीर के इतिहास में अगर आतंकवादियों ने किसी ने मारे हैं तो सिर्फ 89 ये मरे हैं, 89 कश्मीरी पंडित मारे गए। लेकिन गैर मतलब पंडित जो ज़्यादातर मुसलमान ही हैं 1524 मारे गए। 1524 मतलब 89, ये 89 की बात ये हो रही है। हाँ नहीं, इसी के बाद की, इसके बाद की बात। हाँ ये मतलब जगमोहन के पीरियड में, जगमोहन के ज़्यादा थी। 127 दिन ये वहाँ रहा है। तो 127 दिन का जो इतिहास है वो ये कहता है कि सिर्फ 89 जो कश्मीरी पंडित मारे गए, वो भी मारे हैं, मुसलमानों ने नहीं मारे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारे उनको ब्लेम करने के लिए। और 1524 मुसलमान मारे गए। मुसलमान भी हैं, दूसरे भी हैं, और दीगर पसमानदा तबके के लोग हैं। तो 1524 मारे गए। तो फिर कहाँ कश्मीरी पंडित कितना मारा गया? कश्मीरी पंडित कितना मारा गया? अगर ये इतने हैं, ये फिल्म बनाने के शौकीन हैं, तो इन्हें फिल्म बनानी चाहिए कहाँ पर? जहाँ दलित मारे गए। दलितों का कहाँ से?
बेलछी, पिपरा, भोजपुर, पनवारी, कुम्हेर, चंदूर, जहराना, फतेहपुर, दुलीना, इन जगह जो दलितों को मारा गया है, बेरहमी से काटा गया, वो मारने वाले कौन थे? हिंदू थे कोई और? बेलछी और लक्ष्मणपुर बाथे का तो लोग नाम ही नहीं ले रहे। लक्ष्मणपुर बाते वो सारा उसमें है। लक्ष्मणपुर बाते में 58 मार दिए थे इसने, एक रात में बच्चों और औरतों तक को मारा था। ये था इनकी वीर सेना। वीर सेना ने, है कहीं कोई जिक्र नहीं। दलितों की बहन बेटियों का बलात्कार करने वाले कौन है? हिंदू नहीं, कौन है? कोई मुसलमान नहीं करता। दलित महिलाओं को नंगा नचाने वाले, बनाए फिल्म उसकी भी और दिखाएं अपने आप को। दलितों की झोंपड़ियों को जलाने वाले कौन है? हिंदू नहीं तो और कौन है? भागलपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मलियाना, मुजफ्फरनगर आदि में मुसलमानों को दंगों के नाम पर कत्लेआम करवाने वाले ये कौन है? हिंदू हैं। बनाए फिल्म, इस पर फिल्म क्यों नहीं बना रहे? इससे पहले भी फिल्म बनी है, मैं बताना चाहूँगा आपसे। पहले शिकारा फिल्म बनी थी। शिकारा इसी सब्जेक्ट को लेके बनी थी, विधु विनोद चोपड़ा की उन्होंने बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ बैलेंस था। तो पहले तो बड़े जोर शोर से इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को के साथ ऐसा हुआ है, तो इन्होंने कहा इसको, उस फिल्म को भी प्रमोट किया था। लेकिन बाद में देखा कि ये मुसलमान भी, मतलब उसमें बैलेंस बनाकर विधु विनोद चोपड़ा ने बैलेंस बनाया था कि ये कम मारे गए, मुसलमान ज़्यादा मारे गए हैं, तो फिर इस फिल्म को रुकवा दिया गया था। गोधरा कांड, जिसमें सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे, और उस फिल्म पर उस पर भी फिल्म बनी है। परजानिया ये शिकारा फिल्म बनाई थी विधु विनोद चोपड़ा ने। शिकारा फिल्म को थोड़ा कुछ बैलेंस था, तो शुरू में इन्होंने प्रमोट किया। जब देखा कि ये तो बैलेंस बन रहा है, मुसलमान ज़्यादा मारे गए, इसमें ज़्यादा दिखाएं, उस फिल्म को रुकवा दिया इन्होंने, शिकारा को। उसमें गोधरा कांड के ऊपर फिल्म बनी थी परजानिया, है, जिसमें हजारों हिंदू मतलब मुसलमान मारे गए थे। उस फिल्म को इन्होंने रिलीज नहीं होने दिया। ये अगर ये बेईमान लोग हैं, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग बेईमान लोग हैं, ये हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सारा हिंदू आतंकवाद नहीं है तो क्या है? हमने 2002 में ये हिंदू दहशतगर्दी मुखालिफ रैली की थी मेरठ में, तो हमने बताया था कि अगर इस मुल्क में कोई आतंकवादी है तो वो सिर्फ हिंदू आतंकवादी है। आज भी हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं। और इसके बाद में तो कई किताबें आ चुकी हैं, हिंदू आतंकवाद के ऊपर किताबें ला गई। न मुसलमान किसी को मारता है, न कोई 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला मुसलमान। शुद्रा द राइजिंग एक फिल्म आई। हाँ, ये अभी जो दिखा रहे हैं उसमें सोशल मीडिया पर और टीवी पे दिखा रहे हैं, अरे बड़ा जी खून हो रहा है, लोग रो रहे हैं कि ये कर रहे हैं। अरे इनमें से कोई नालायक उस समय क्यों नहीं लगा जब शुद्रा दी राइजिंग दिखाई गई थी, हैं? और सबसे दुख की बात तो ये थी कि जब मायावती की हुकूमत थी 2007 से लेकर 2012 तक, एक फिल्म थी तीसरी आज़ादी में इनकी कैसे भारत में आए, कैसे इन्होंने जुल्म किया मूल्यवासियों के ऊपर, पूरा उसमें दिखाया गया था। और पूरे राम कहानी को भी उसमें दिखाया था, किस तरह से समूह की हत्या की। उस फिल्म को भी मायावती ने बैन किया था, जबकि हर दलित को तीसरी आज़ादी देखनी चाहिए, शुद्रा दी राइजिंग देखना चाहिए। उन्हीं आर्टिकल 15 एक फिल्म आई। हाँ, आर्टिकल 15 भी आपके बिजनौर का उसमें कुछ जिक्र भी है जो दलितों के साथ। जी। तो वो भी आर्टिकल 15 आई है। उसमें ये उसकी कौन सा एक्टर था, उसका आकाश चोपड़ा था, नहीं कौन? बहरहाल हम लोग को उतना याद नहीं, लेकिन फिल्म उसमें उसने दिखाया है, उसको किसी ने प्रमोट नहीं किया। अरे जब मॉब लिंचिंग करते हैं तब इनका खून नहीं खोलता है। ये झूठी कहानी लिख के जो इसका जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, मैं तो कहता हूं कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है ईवीएम को दबाने के लिए, ईवीएम के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है उसको दबाने के लिए, जो धार्मिक उन्माद फैलाने की इस फिल्म के जरिए कोशिश की है, तो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो विवेक अग्निहोत्री के साथ साथ जितने भी एक्टर हैं सारे वही, ज़्यादातर वही ब्राह्मण हैं, कोई चाहे वो कौन सी जोशी है महिला, और ये जो और मिथुन चक्रवर्ती जो कोबरा के नाम से। हाँ, तो वो भाजपा के नेता है, बाज़ाब्ता चुनाव प्रचार भी किया उन्होंने, चुनाव भी लड़े। जी, चुनाव लड़ा है, भाजपा का नेता है वो। तो ये आप देखिए कि किस तरह से इनकी प्लानिंग, उन्हें मालूम था कि ईवीएम पे हंगामा होगा, नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए, तो इस फिल्म को ले आई और इस फिल्म में भी नंगे हो गए। इस फिल्म में नंगे हो गए, एक तरफा बात है, इनका खून खोला है। ब्राह्मण कितना है पूरे देश में? 2.5% ब्राह्मण है। ये वहाँ बता रहे हैं, एक रात में 4 लाख इनको कश्मीरी ब्राह्मणों को इन्होंने वहाँ से इवैक्यूएट करवाया, निकाला वहाँ से। और उसके बाद में इनकी प्लानिंग थी, जगमोहन की प्लानिंग थी कि कश्मीर को पूरे को तहस नहस किया जाए, किसी मुसलमान को जिंदा न छोड़ा जाए। लेकिन कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है और वो सारा जो जगमोहन प्लान था वो लीक हो गया, और लीक होने के बाद में ये जगमोहन कुछ नहीं कर पाया। और वो जो बेगर 1 लाख मुसलमानों को मारने का प्लान, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा जो लीक हो गया। जी, 1 लाख नहीं, पूरे कश्मीर के मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने का प्रोग्राम था कि या तो कुछ पाकिस्तान भाग जाएंगे, बॉर्डर को हम खोल देंगे। इनकी जो प्लानिंग थी
कि बॉर्डर को खोल देंगे और यहाँ मारामारी करेंगे, कुछ तो पाकिस्तान में जान बचा के भागेंगे, कुछ कहीं और भागेंगे और बाकी को हम यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसके जाने के बाद में इस कश्मीरी पंडितों का झूठी टेलीफोन कॉल इसका वो करके फिर तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो कहर बरपाया, मुसलमानों के घरों में घुस के बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, सब कुछ हुए, ये भी किसी से छुपा नहीं है। जो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ बदमाशी की कश्मीर के अंदर, वो भी कश्मीरी आज भी रो पड़ता है उस वाक़या को देख के। इतना जुल्म किया, इतनी नादिर शाही इसने जगमोहन ने की। और यहाँ क्या बीजेपी समर्थित सरकार थी बीपी सिंह की। बीपी सिंह को जो बहुत बड़ा सेकुलर कहा जाता है, बीपी सिंह को मसीहा कहा जाता है दलितों का, उनका मुसलमानों का, ये उन्होंने ही जगमोहन को भेजा था। 127 दिन के कार्यकाल में इसने कश्मीर को तो तहस नहस नहीं कर पाया जगमोहन, लेकिन कश्मीरियों को तहस नहस कर दिया। आज तक वो उठ नहीं पा रहे हैं, आज भी गोलियों के निशाने पर हैं वहाँ पे। वहाँ मैं नहीं समझता कि वहाँ कहीं आतंकवाद है। बाद में जगमोहन को राज्यसभा में लिया गया, वाजपेयी मंत्रिमंडल में आए। उसको ये कौन से तमाम पद्मश्री, पद्म विभूषण, कौन से अवार्ड दिए उसको, उस खूनी कातिल को इन्होंने अवार्ड दिए। उसको करके जब मरा है तो सबसे पहले वाजपेयी रोने के लिए गया, ये वाजपेयी जिसको बताते हैं। तो ये 2.5% ब्राह्मण पूरे देश को तबाह करना चाहता है, करवाना चाहता है, तो निश्चित तौर से बाकी हम लोग बहुजन कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे किस अपने उसमें उलझे हुए हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई किसी भी कीमत पे जब तक ईवीएम रहेगी, मोदी योगी का शासन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो जहाँ डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया है, डेमोक्रेसी का नाम है, कल को संविधान को भी ख़त्म करेंगे, कुछ बचने वाला नहीं है। तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग सड़कों पर उतरना पड़ेगा जब तक ईवीएम नहीं हटा दीजिए। अम्बेडकर समाजी पार्टी हम जल्दी ही अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और निश्चित तौर से एक बहुत बड़े तैयारी के साथ हम ईवीएम के खिलाफ जद्दोजहद छोड़ेंगे। और ईवीएम के हटने तक मुझे उम्मीद है कि पूरा समाज, पूरा देश, पूरा दल, इस देश का दलित, पिछड़ा और मुसलमान मेरे साथ खड़ा होगा इस मुहिम में। मुझे नहीं समझता ये बेईमान लीडर हैं, जो नेता बेईमान हैं, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह का खानदान हो, चाहे लालू यादव का खानदान हो, चाहे कोई और हो, ये बेईमान नेता ये कौम को नहीं बचा सकते। इनका मकसद नहीं है। ये तो जो कब कौन वो तो मुद्दे ही मोहर हैं, चाहे मायावती हो, चाहे ओवैसी हो, ये सब उनके प्यादे हैं, उनको प्यादों को इस्तेमाल करते हैं। जो जैसे कि एक कोई खास भूमिका के लिए इनको तैयार किया जाता है, सबको पता हो गया। सिर्फ ईवीएम में एक्सपोज नहीं हुई, ईवीएम के साथ साथ दलितों के नेता और मुसलमानों के नेता भी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। समाज सोता नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये समाज जागेगा और निश्चित तौर से अगर इन्होंने कहीं नहीं किया तो मैं तो अपने समाज से, खास तौर से दलितों से यही अपील करूँगा कि हिंदू आतंकवाद को ख़त्म करना है तो हिंदुत्व को छोड़ना पड़ेगा, हिंदुत्व को त्यागना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो निश्चित तौर से अम्बेडकर समाज पार्टी का ईवीएम ख़त्म होने तक आंदोलन चलेगा इलेक्शन बाद। और उसके ईवीएम के चलते कोई भी इलेक्शन कराना बेईमानी होगा इस देश में। इसलिए ईवीएम को हटाना, ये ईवीएम की सरकार है, मशीन की सरकार है। ये इतनी बदमाशी, किसान मार दिए गए, 700-800 किसान मारे गए। उसके बाद भी वहाँ से करके इसमें जीत रहे हैं, बागपत में ये जीत रहे हैं, छपरौली में जीत रहे हैं, उधर ये मुजफ्फरनगर में जीत रहे हैं, लखीमपुर खीरी जीत रहे हैं, जहाँ गाड़ी चला दी थी, गाड़ी किसानों पर चलाई थी, लखीमपुर खीरी जीत रहे हैं। इनका मतलब क्या है? इनको तो निकल के भाजपाइयों के खिलाफ और संघियों के खिलाफ, संघी बजरंगी इस देश के रहने वाले नहीं हैं, ये विदेशी हैं। ये इनके ही बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्किटेक्ट होम इन वेदाज में लिखा है। ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये विदेशी हैं। इस विदेशी शासन को अंत करने के लिए हमें ईवीएम को ख़त्म करना पड़ेगा। और आने वाले इलेक्शन में मैं कई बार अपील कर चुका हूँ, अगर हम ठाकुर ब्राह्मण बनियों को, इन सवर्ण हिंदुओं को जिस दिन हम वोट देना बंद कर देंगे, उस दिन ये सत्ता के गलियारे से बाहर होंगे, फिर ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये भागते हुए नजर आएंगे। आज इस इशू पर इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।